उनका रिकमेंड करेंगे, अच्छा काम है। लेकिन इन्होंने जो आगे रिपोर्ट दी, इसलिए मैंने आपको कहा कि क्लेम ना करें, स्टेशन नंबर है नहीं ना। है। हमारी पेपर में ऐड आनी चाहिए, जो अच्छे काम किए उसकी ऐड आनी चाहिए, जिसको हम ठीक कर दिया उसकी आप ऐड दीजिए। ये प्रोविजन थी जो मैं इतना बोल गया, उसके ऊपर डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मिसकंडक्ट और कंडक्ट को मैं बोलने वाला नहीं हूं। मैं आज राइट एंड प्रिविलेजेस फॉर द आईएएसएम प्रैक्टिशनर्स इतना ही बोलने वाला हूं, जिससे कंफ्यूजन दूर हो जाए। सर, इसको बोलने से पहले मेरी एक और रिक्वेस्ट है कि जो हेल्थ है ये स्टेट सब्जेक्ट है। हर काउंसिल का, हर बोर्ड का स्टेट में अपना एक्ट है। जैसे मैं पंजाब से हूँ, तो पंजाब से भी पहले मैं महाराष्ट्र में हूँ। मैं महाराष्ट्र में पढ़ा, मैं 26 साल बंबई रहा, तो वहां पे मैंने नौकरी की, पढ़ाई की, डॉक्टरेट की, और रजिस्ट्रेशन भी मेरी महाराष्ट्र की थी। अगर मैं वहां प्रैक्टिस करता तो मुझे हर तरह की प्रैक्टिस की छूट थी। लेकिन जैसे ही मैं पंजाब में आ गया, मेरी अगर वहां प्रैक्टिस करता तो थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड प्रैक्टिस हो जाती है, उतनी खुल के वहां जैसी प्रैक्टिस यहाँ नहीं कर सकता। हाँ, आयुर्वेद की प्रैक्टिस या अगर मैं यूनानी पढ़ा तो उसकी प्रैक्टिस करने के लिए मुझे कोई रोक सकता नहीं। इसलिए कॉन्फ्रेंस भी कराएंगे। जिस स्टेट का जो एक्ट आपको प्रोविजन प्रोवाइड करता है, जो हमारी नेक्स्ट हुआ ना ऑल इंडिया ने तिब्बी कॉन्फ्रेंस, कोई भी भारत सरकार का एक्ट जो है जिसका मैं और क्या को रिपील नहीं करता, वो बुलाएंगे, खाना खिलाएंगे, ताकत प्रदान करता है, उसको ताकत देता है। जो उसमें कुछ चीजें छूट गई है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ हमारी बहुत से लोगों को मेरे से उम्मीद थी कि शायद मैं 10-15 फलानी दवाइयाँ लिख दूं, ढिमकानी दवाइयाँ लिख दूं, फलानी प्रोसीजर लिख दूं। मैंने लिख सब कुछ दिया है, आपको उसको ग्रास्प करते आना चाहिए, आप उसमें से निकालते आपको आना चाहिए। मैं बताऊंगा कि मैंने लिख दिया, ऐसा नहीं कि मैं बोलता हूँ आपको लेना चाहिए, उसको करना चाहिए। अब ये जो चैप्टर पढ़ने से पहले एक छोटा सा यहाँ पॉइंट आ गया, सीएमई निकाल दे भैया। मैं अभी मेरे ही पेज पढ़ता रहूंगा, मुझे तो ये भी कहना नहीं आता कि नेक्स्ट, ये अपने आप नेक्स्ट करता जाना जब मैं बोलूंगा। हाँ, ये पीछे वाला ले ले। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमने दी है, इसलिए दिया है कि जब आज से मैं कहूँगा ज़्यादा नहीं 4-5 साल जब से ये एक्ट बना, उसके पहले जब भी हमारे मेडिकल प्रोफेशन से या हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री से अगर कोई ऐड आती थी, वो स्पेसिफिक आती थी कि आयुष के लिए है, कि फलाने के लिए। लेकिन जो दूसरे डिपार्टमेंट हैं, एज पर एग्जाम्पल अगर रेलवे ने कोई ऐड दी, एयरफोर्स ने कोई ऐड दी, तो वो अपनी ऐड में लिखते थे अ कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर अंडर द एक्ट 1956। न तो हमारे आगे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर लगता था, और हम 1956 एक्ट में रजिस्टर्ड ही नहीं थे। हम तो आयुर्वेद के थे, हम तो CCIM में रजिस्टर्ड थे सेंट्रल लेवल पे एक्ट में 1970 के। फिर हमारे स्टेट्स के अलग अलग एक्ट्स थे, तो इसलिए हमने एक चीज को खत्म कर दिया कि हम भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, इसको हमने डिफाइन कर दिया। प्रैक्टिशनर मीन्स ए पर्सन हु इज द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑफ आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, सबरिकपा सिस्टम ऑफ मेडिसिन, registered under the state register or national register explanation the expressions such as a legally qualified medical practitioner, registered medical practitioner। ये ऑनरेबल कोर्ट्स में भी पूछा जाता है कि आप RMP हैं, तो वो सारी जितनी आज तक की हमारा मुख्तियार चंद वर्सेस स्टेट ऑफ यूनियन या पंजाब, इतने केस लड़े हैं जो हमने, उनसे जो हमने सीखा है, उसमें जो हमें व्यथा व्यक्त हुई है, उसको हमने दूर करने की कोशिश की है। इसलिए आप सभी लोग जितने भी सिस्टम से मेरे जुड़े हुए हैं, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर लिख सकते हैं, और इसकी अमेंडमेंट लेटेस्ट एडिशन जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है उसमें भी हो गई है। तो दोनों जगह ये जो है हमें सभी, हम जितने भी ISM के लोग हैं उन सबको हम अब रजिस्टर्ड मेडिकल, ये क्योंकि आप लोग शायद जो यंग बच्चे हैं या MD करते हैं, उनके बाद जो नौकरियां ढूंढते हैं, और कई बार उनको दिखता है अच्छा हमारी एक मानसिकता ऐसी बन गई है, यार ये पोस्ट तो एलोपैथी के लिए हमारे लिए है ही नहीं। वो बेशक उनके डिपार्टमेंट से ऐड नहीं हुए, किसी वहां डिमांड तो करो कि इनको मांग रहे हो तो हमें भी मांग लो, हम भी इनके जैसे पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, इस मानसिकता में। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ज्यादा ही उत्साहित हो जाते हैं। सभ्यता पूर्व मांगने से तो बहुत कुछ मिल जाता है, और हमारा अपना जो है योग्यता दिखाने से व्यक्ति को बहुत कुछ मिल जाता है। तो इसे ऐसा प्रोसेस शुरू कर दिया हमने। तो एसोसिएशन जो हैं उनको भी ऐसे करना चाहिए कि अपने पक्ष को ऐसी जगह बड़ी अच्छी तरह रखें। CME वाला पॉइंट दे दे भैया, कंटिन्यू मेडिकल एजुकेशन
इसमें क्रेडिट पॉइंट जो है आपको 5 साल में 10 करके 50 पॉइंट लेने हैं। अगर ये 50 पॉइंट आप नहीं लेते तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है ये रिन्यू नहीं होगा। ये 1 मार्च 2025 से लागू होगा। मेरे पास बहुत सारी एप्लीकेशन आती है कि हम बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं, हम CME कंडक्ट कराना चाहते हैं। नंबर 1, ये 1 मार्च 2025 से लागू होगा। नंबर 2, ये थ्रू स्टेट मेडिकल काउंसिल लागू होगा। ये कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी इंस्टीट्यूशन अपने आप नहीं कर सकता। स्टेट मेडिकल काउंसिल के पास हमने इसकी गाइडलाइन जारी की है। उस गाइडलाइन के साथ फॉर्म फिलअप करके, अपनी डिटेल दे करके, अपना रजिस्टर्ड सोसाइटी एक्ट का रजिस्ट्रेशन दे करके, अपनी 3 साल की जो वर्किंग है, जो भी ऑडिट रिपोर्ट है, सब उसके साथ लगा करके स्टेट मेडिकल काउंसिल को सबमिट कर सकते हैं। कम से कम उसको अपने आप को रजिस्टर्ड करवा के रख सकते हैं। जब कोई प्रैक्टिशनर 10, 20, 50, 100 या जैसे आज आप इकट्ठे हुए ऐसा कोई कार्यक्रम करना चाहें तो उसमें एक स्पेसिफिक फीस रखी है जो मेडिकल काउंसिल को जमा होगी, वो हमें जमा कर देगी। हम रिटर्न जो है ऑर्गेनाइजर जिसको मेडिकल काउंसिल जिसको ऑर्गेनाइज करने के लिए काम कहेगी उसको थ्रू मेडिकल काउंसिल जो हम वो पैसा दे देंगे। उससे छोटा सा जो भी कार्यक्रम करना चाहता है कर सकता है। इसमें क्या क्या कर सकते हैं? सेमिनार है, वर्कशॉप है, हैंड्स टू हैंड ट्रेनिंग है, पब्लिकेशन है इन पीर रिव्यू जर्नल। अभी नीमा वालों ने थोड़े दिनों में पीर रिव्यू जर्नल जो है उसमें इनके लेख लिखने शुरू हो जाएंगे। अभी आशुतोष जी मुझे बता रहे थे जर्नल जो है उसके पैरामीटर्स पे सर ने बनवा ली है, तो यूनानी के भी उसमें लेख आएंगे। उसके भी आपको 10 क्रेडिट पॉइंट 1 साल में एक लेख के आपको मिल सकेंगे। और इंडेक्स स्कोपस एंड वेब ऑफ साइंस और रजिस्टर्ड पेटेंट अगर 1 साल में एक भी पेटेंट करते हैं बिल्कुल 50 पॉइंट मिलने हैं उसके, और कहीं जाने की सीखना। जो पेटेंट करता है वो बड़ा उसकी इच्छा होती है कि मैं बहुत सारे काम सीखूं। सेमिनार वर्कशॉप अपनी खुशी से सीखता रहता है। तो पेटेंट क्योंकि थोड़ा इसमें मेहनत करनी पड़ती है तो इसलिए आपको 50 के 50 पॉइंट 1 साल मिल जाएंगे। इसके अलावा हमने ऐसा भी सोचा कोई मेरे जैसे ऐसे भी बंदे होते हैं कि जिनको इच्छा होती है कौन सेमिनार में वर्कशॉप में जाए, कौन मेरी इच्छा नहीं है, उनके लिए इलेक्टिव्स की प्रोविजन की है हमने कि वो 14 आवर्स का 1 साल का कोर्स है, 14 घंटे 1 साल का सिलेबस, उसको उसने पढ़ना है और उसको पढ़ के क्वेश्चन आंसर्स कर देने। उसमें उसको वीडियो भी देखने मिलेगी, उसको डिटेल भी देखने मिलेगी। तो जो यंग बच्चे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि वो तो सेमिनार वर्कशॉप याद करें, अटेंड करें। वो बहुत कुछ नया सीखने मिलता है और कम से कम एक जनरेशन दूसरे जनरेशन से मिलती है, उससे भी नॉलेज में काफी इजाफा होता है। तो वो आप करते रहें। लेकिन कुछ रूरल एरिया हैं या जो वैसे तो 70 साल के बाद न तो रजिस्ट्रेशन की फीस लगनी है, जैसे आप 70 साल के हो जाओगे और आपको लाइफ सर्टिफिकेट देना है, आपका रजिस्ट्रेशन हर साल रिन्यू होगा। जैसे क्योंकि इसलिए हमने किया है कि इन बिटवीन अगर कोई एक्सपायर हो जाता है तो पुराना जो हमारा अनुभव है हमारे टेन्योर का वो ये है कि जो भी रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर गुजर गया है उसकी जगह किसी दूसरे को रजिस्ट्रेशन जो दे दी जाती है। तो उसका मैं ज्यादा उदाहरण यहाँ देने नहीं चाहता क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस जो है रजिस्ट्रेशन बोर्ड के साथ बड़ा ही ना खुशनुमा, ठीक है शब्द, ना खुशनुमा। ऐसा नहीं बाद में कह दो यार क्या बोल गया तो तसल्ली बख्शा, ये तो पंजाबी शब्द है यार, ये तुम्हारा धोनी, ये तो हमारा शब्द है। तो तसल्ली बख्श नहीं रहा, इसलिए हम बहुत सोच के कदम उठाते हैं कि कहीं भी हमसे कोई गलती ना हो जाए। और हर जो बंदा होता है ये सोचता है कि मेरे टेन्योर में मैं जितनी साफ सफाई और मेरे प्रैक्टिशनर को जितना इंपावर कर जाऊं उतना मुझे अच्छा लगेगा। सर ये चैप्टर ये तो CME का है, ये ऑर्गेनाइजेशंस आपको डिटेल डालती रहेंगी, हमसे ज्यादा डालती रहेंगी क्योंकि आगे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी इससे बड़ा जो है मेंबरशिप का बड़ा इजाफा होने वाला है। तो इसलिए वो आपको बड़े डिटेल से दिखाएंगे, समझाएंगे, हो जाएगा ये। अब चैप्टर 3 राइट एंड प्रिविलेजेस ऑफ प्रैक्टिशनर, राइट ऑफ द प्रैक्टिशनर टू यूज सर्टेन टाइटल एंड प्रीफिक्स। हमारे पास मध्य प्रदेश से और वेस्ट बंगाल से कुछ ऐसी शिकायतें थी कि हमें ये डॉक्टर नहीं लिखने देते, इवन केरला से डॉक्टर नहीं लिखने देते, केरला भी छोड़ो दिल्ली से, मैं नहीं कहना चाहता था दिल्ली को, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी डिपार्टमेंट में हमारे एडिशनल प्रैक्टिशनर जो काम करते थे, अगर वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाते थे तो वहाँ के जो एडिशनल CEO थे जो कि सो कॉल्ड IAS ऑफिसर्स होते हैं वो मना करते थे, आप कैसे डॉक्टर लिखते हो, आप डॉक्टर नहीं लिख सकते। जबकि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री का ये एक नोटिफिकेशन है 2003 का कि जितने हकीम हैं, जितने वैद्य हैं, जितने सिद्धर हैं, ये सब डॉक्टर लिख सकते हैं।
तो हमने इसको भी परमानेंटली खत्म कर दिया कि आप प्रैक्टिस में डॉक्टर सभी लोग लगा सकते हैं। तालियां मत बजाओ, हकीम लगाओ, जिससे हमारी पैथी बची रहेगी। इसलिए प्रोफेसर वैद्य राकेश शर्मा लिख के आते हैं, ये कुलकर्णी जी डॉक्टर लिखाते हैं, पंजाब महाराष्ट्र गवर्नमेंट में जब लेटर इशू होता है ना, उसमें भी वैद्य आशुतोष कुलकर्णी या ना प्रोफेसर करने आते ताही सरकारी भाषा में इनको वैद्य लिख के भेजते हैं वो। तो आप लिख सकते हैं, कहने का अभिप्राय आप लिखिए, लेकिन अपनी पहचान को खत्म ना करें। आपकी मेरी तो यही निवेदन है, आप नीमा के मेंबर बनिए, किसी के भी मेंबर बनिए, लेकिन हकीम में जो क्या कहते हैं दम है ना, वो तिबिया कॉलेज किसी डॉक्टर ने नहीं बनाया है, याद रख के चलना। और उसके नाम से हर साल अवार्ड देते हो जिसने बनाया है, ठीक है ना। और वो इतने बड़े हकीम थे कि उसको हिंदुस्तान भर के राजाओं ने जो है डोनेशन दी, तब जाकर के अजमल खान साहब ने तिबिया कॉलेज बनाया। तो आप भी वैसे ही बने, क्योंकि चिकित्सक में बड़ा दम है। हमारे वैद्य बृहस्पति देव त्रिगुणा जी दिल्ली में चिकित्सक थे, उन्होंने कोई सरकारी नौकरी नहीं की, उन्होंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा सरिता बिहार बना दिया, नेशनल मेडिसिन प्लांट बोर्ड बना दिया, दवाइयां दे करके कहा ये काम कर दो जी, मेरी तो इतनी फीस है। मुझे याद है कि बंबई में एक पोद्दार आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है, तो 40s में एक वैद्य थे, उनका नाम था हरि प्रपन्नाचार्य। तो हरि प्रपन्न जी पोद्दार सेठ अभी भी हैं, यानी वो कोई मर गए सेठ है, अभी भी उनका बहुत बड़े व्यवसायिक है। उनकी दादी का उन्होंने किया इलाज, तो मारवाड़ी में उसने पूछा वैद्य जी आपकी फीस क्या है, तो उन्होंने कहा आप मेरी क्या फीस दोगे। तो सेठानी को बड़ा लगा, बिरलास के समकक्ष के पैसे वाले थे। तो वैद्य जी ठीक दवाई वही दे के अपना आगे ठीक होगी, सब भूल भाल गए। तो जो एक ईगो हर्ट हो जाता है ना पैसे वाले का, बोले वैद्य जी फीस नहीं लेके गए। तो पूछने गए जी आपकी फीस क्या बताओ, बोले दे दोगे, बोले हाँ दे देंगे। बोले वर्ली पे एक पोद्दार कॉलेज बना। तो ये चिकित्सक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इतने अच्छे चिकित्सक बनो कि हमें जगह जगह घूमना ना पड़े, ये दे दो। आपके पास आकर के लोग दवाई लें और आप उनसे अपने लिए ना मांगो, पैथी के लिए मांगो। तो अपनी पैथी में जो कमियां ढूंढ के रखो। हमें जिन चीजों की जरूरत थी हम नहीं मिल पाई, वो हमारे आने वाली जो हमारे आने वाले डॉक्टर हैं, चिकित्सक है, हकीम है, वैद्य हैं, उनको मिलती रहे। तो इसलिए ये चैप्टर 3 है, इसमें हमने क्लियर कर दिया है। और उसके बाद राइट ऑफ प्रैक्टिशनर टू इशू सर्टेन सर्टिफिकेट्स। अभी मुझे कोई जनाब पूछ रहे थे कि सर वो सर्टिफिकेट हम दे सकते हैं, मुझे पता नहीं कौन पूछ रहा था, लेकिन तो भी पूछ रहा था। तो प्रैक्टिशनर इज अलाउड टू साइन और ऑथेंटिकेट एनी मेडिकल सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू सर्टिफिकेट ऑन फिटनेस including physical and mental health certification, disability or any other certificate required to be signed or authenticated by duly qualified medical practitioner। अभी सर यहाँ पे जो हद तक तो इंक्लूडिंग फिजिकल, देखिए मेडिकल एग्जामिन कर सकते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है 3 दिन से ज्यादा किसी को आप मेडिकल एग्जामिन का सर्टिफिकेट ना दें। फिटनेस जो है वो भी 3 दिन में दे दीजिए, नहीं तो हमारे ऊपर क्रिटिसिज्म का मौका मिलता है। हम अगर 3-3 महीने का देंगे तो सिविल सर्जन तो बैठा ही है, उसका बोर्ड बैठ जाता है और उसको वो क्या बीमारी है चेक कर लेता है। तो आपको फेक कहने में 1 मिनट लगाता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं हमने किसी बीमारी के लिए कितने दिन का सर्टिफिकेट देना है। डिजीज जो है किसको हॉस्पिटलाइजेशन का जरूरत है, किसको बेड रेस्ट का जरूरत है। अब यहाँ जॉन्डिस का पेशेंट आ गया तो ठीक है, उसको 15 दिन भी लग सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ही बेड रेस्ट है, उसका फर्स्ट ट्रीटमेंट जो है बेड रेस्ट है। तो आप इस तरह से डिजीज देख करके हॉस्पिटलाइजेशन में हमें जरूरत नहीं है, क्लिनिक पे आता है पेशेंट तो हम उसको हर तरह का आप सर्टिफिकेट दे सकते हैं। मेंटल हेल्थ जो है, इसमें भारत सरकार आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद के लिए नोटिफिकेशन किया हुआ है। आपके विज्ञान में मानसिक रोग जो है उसको किस तरह से पढ़ाया जा सकता है, वो आप उस मेंटल हेल्थ का जो नोटिफिकेशन है उसके तहत आप भी अपने आप को इंक्लूड करके मानसिक रोग के लिए आप भी जो है दे सकते हैं। और डिसेबिलिटी एक्ट जो हमने इसमें लिखा है लगभग 99.9% जो है सरकारी अदारों में ही दिया जाता है, ये प्राइवेटली जो है फिजिकल सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता, तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता। ये डिसेबिलिटी एक्ट है 2016 भारत सरकार का बना हुआ, जिसमें कितने % डिसेबिलिटी है, और खास करके हमारे लोगों को, क्योंकि जब मैं एक स्टेट में था तो उस स्टेट में हम देखते थे कि हमारे जो BMS या BOMS दोनों पैथी मेरे पास काम करती थी, तो उन लोगों से वो असिस्ट कराते थे कि आप प्लीज
थोड़ा असिस्ट कर दीजिए, तो उनका भी उसमें लिख देते थे असिस्टेड जब डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए नोटिंग पुटअप होती है असिस्ट बाय फलाना डॉक्टर, तो हमने फिर कई बार कोर्ट में चैलेंज हो जाता है, कोर्ट पूछता है कि ये इसके लिए ऑथराइज्ड है, तो इसलिए हमें वो एक्ट में ही डाल देना पड़ा कि डायरेक्ट डिसेबिलिटी एक्ट का आप पंगा ना लें, लेकिन सरकारी नौकरी में जो नौकरी करते हैं उनको कई बार ही देना पड़ जाता है। ऐसी सरकारी नौकरी में जो नौकरी करते हैं, अरुणाचल प्रदेश ने मुझे पूछा क्या ISM प्रैक्टिशनर नहीं, उन्होंने पूछा BMS प्रैक्टिशनर पोस्टमार्टम कर सकते हैं, हमने उनको लेटर लिखा कि ISM प्रैक्टिशनर जो है पोस्टमार्टम कर सकते हैं। अब मुझे नहीं पता यूनानी वाले कर सकते हैं, मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन मैं नहीं जानता, मुझे लगता है डॉक्टर साहब कर सकते होंगे पोस्टमार्टम, मन से बोलो, लेकिन हमने लिख दिया इसलिए आप पढ़ो, आप कम से कम अपने स्टूडेंट्स की ड्यूटी लगाओ। मैं बॉम्बे जब पढ़ता था कूपर हॉस्पिटल में मेरी ड्यूटी लगती थी, तो पोस्टमार्टम के लिए बकायदा 1 महीना जाना पड़ता था हमें। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको आप सीखें, है ना, इसमें तो कोई बुराई नहीं है, वहां ठीक है, उसको कैसे किस तरह से उसका स्कल ओपन करते हैं, किस तरह से चेस्ट ओपन करते हैं, उसमें जो ऑर्गन है हमने एनाटॉमी में जब डिसेक्शन करते हैं पढ़ा होता है, कैसे प्रिजर्व करते हैं और उनके कौन से किस तरह का डेथ है, उस डेथ में किस तरह का हमने प्रिजर्वेशन करना है और कौन से ऑर्गन को देखने की जो डिसेक्शन करने वाला बंदा, कटिंग बॉडी कट करने वाला बंदा होता है, बिल्कुल अनपढ़ होता है, उसने 1 बोतल दारू पी होती है क्योंकि रोज का बेचारे का एक काम होता है, लेकिन आपसे और हमसे बहुत अच्छी एनाटॉमी बोलता है, फिजियोलॉजी बोलता है, वो बोल सकता है, तो हमें भी आना चाहिए कम से कम। कई पता नहीं डॉक्टर का हम तगमा लगा लेते हैं और हमें आए कुछ ना, बड़े शर्म की बात है। तो मैंने सर्टिफिकेशन की बात की, इससे ये जो रेगुलेशन है ये भारत सरकार के लॉ डिपार्टमेंट में लगभग 12 बार डिस्कस हुआ है, उसके बाद ये अप्रूव हुआ है और उसके बाद हमने इसको नोटिफाई किया। इसलिए ये भारत सरकार के हर जो इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है वहां डिस्कस होकर के निकले, आप हर तरह का सर्टिफिकेट दे सकते हैं। ये सर्टिफिकेट देने के बाद कई बार ऑनरेबल कोर्ट में आपको जो एविडेंस के लिए बुलाया जा सकता है, तो इसलिए उसको भी हमने क्लियर कर दिया, नीचे लाइन लिख दी, द प्रैक्टिशनर शैल हैव द राइट टू गिव एविडेंस और एनी जांच, इंक्वेस्ट बोलते हैं जांच, कोई एनी जांच कोर्ट ऑफ लॉ एंड एक्सपर्ट अंडर सेक्शन 43 इंडियन एविडेंस एक्ट, अब ये चेंज हो गया, न्याय संहिता बन गई है, एनी मैटर रिलेटिंग टू द अष्टांग आयुर्वेदा यूनानी सिद्धा सवारिपा